नमस्कार दोस्तों। बिहार के इलेक्शन में एनडीए के द्वारा जिस प्रकार से भारी बहुमतों के साथ विजय हासिल हुई है, तो मैं एनडीए के सभी लोगों को जो जीत कर आए हैं और साथ ही साथ जो अपर क्लास में जो बैठे हुए हैं, जो अधिकारी हैं या जो नेता हैं, सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और वो बधाई के पात्र हैं। और इस जीत के बाद अब अगला जो प्रोसीजर होता है वो होता है समीक्षा का। अब अगर समीक्षा की बात करें तो मैं आज 3 पॉइंट के आधार पर समीक्षा करना चाह रहा हूं। पहला पॉइंट है एमजीबी यानी महागठबंधन और आरजेडी के हार के कारण, दूसरा है एनडीए की जीत के कारण, और तीसरा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो सवाल है उसके ऊपर में। तो पहला आ जाते हैं कि महागठबंधन के हार के कारण। तो जो महागठबंधन के हार के जो सबसे बड़े कारण है वो है एसआईआर को अपना चुनावी मुद्दा बना देना। यानी कि जिस एसआईआर का सिर्फ एक प्रोसीजरल जो प्रोसीजर था उसके ऊपर में सवाल होने चाहिए थे, एक डॉक्यूमेंट्स के लिए सवाल था, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट्स के सवाल को उन्होंने चुनावी मुद्दा बना लेना, अहम मुद्दा बना लेना, यह महागठबंधन की सबसे बड़ी हार का एक कारण रहा। क्योंकि उन्होंने अपना सारा कैंपेन एसआईआर के ऊपर में लड़ा, जबकि जनता के मसले को जो जमीनी जो रिक्वायरमेंट थी, जमीनी जो मुद्दे थे, उससे दूर ये लोग रह गए। जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, कारखाना, पलायन, इन सबको इन्होंने बहुत ज्यादा से इनको हाईलाइट नहीं किया जितना इन्होंने एसआईआर को किया। तो ये एक सबसे अहम कारण महागठबंधन के लोगों का माना जा रहा है। दूसरा, अगर मैं कारण की मैं बात बताऊं तो महागठबंधन में जिस प्रकार से आरजेडी इसमें लीड कर रही थी, तो आप अगर देखेंगे तो जो जितने भी सभाएं हो रही थी या महागठबंधन के जितने भी ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो बात करने का तरीका है या उनका जो सोचने का ढंग था, वो आज भी एक अनट्रेंड की तरह दिख रहा है। जिसका परिणाम क्या हुआ कि ये एक हुड़दंग में बदल गया। किसी भी तरह का लीडरशिप का ना होना, शालीनता से या किसी भी तरह से अपनी बातों को रखने नहीं आना, जो हुड़दंगी व्यवस्था था, जो कि एक सभ्य समाज के लिए, या कि आप अगर बोले कि आप मतदाताओं के दिमाग पर वापस उस जंगल राज को याद दिलाना, इनके हुड़दंग के कारण कि जब ये सत्ता में नहीं है तब ये हुड़दंग है, बाद में अगर सत्ता में आ जाएंगे तो इनके हुड़दंग में क्या स्थिति होगी, इसको ध्यान में रखकर इन्होंने नीतीश के कुछ डिसीजन के कारण अगर तकलीफ भी हुआ होगा ना, तो इनके इन एक्टिविटी के कारण, इन जो ग्राउंड लेवल के वर्कर की एक्टिविटी के कारण इन लोगों का मन वापस नीतीश में ही आके अटक गया और इनको वोट नहीं मिल पाया। अगर तीसरा पॉइंट अगर मैं देखूं तो इनके जो मीडिया स्पोक्स पर्सन है, नेशनल लेवल के हो या स्टेट लेवल के हो, मीडिया के स्पोक्स पर्सन क्या होते, प्रवक्ता क्या होने चाहिए? प्रवक्ता अपने पार्टी के विचारों को और अपने पार्टी के जो प्रेजेंटेशन है, पार्टी को जो प्रेजेंट करना है, जो पहला रूप है, चेहरा है, पार्टी को सामने में जो जनता के सामने में लाया जाता है, वो प्रवक्ता के द्वारा लाया जाता है। लेकिन इनके जो प्रवक्ता थे वो ऐसे टीवी डिबेट में इनको इस तरह से ये डिबेट कर रहे थे जैसे कि ये लड़ाई करने बैठे हों। इनके लिए मुद्दा से ज्यादा इनको हिट करना था, लड़ाई करना था, और एक सिर्फ क्या कर रहे थे, बस दलित का ही एक मुद्दा उठा के चल रहे हैं, मुस्लिम का ही मुद्दा उठा के चल रहे हैं। अरे आपको पूरे बिहार का मुद्दा लेकर चलना था, आपको प्रेजेंट पूरे बिहार को करना चाहिए था। ठीक है, जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी बातें आप करते, ज्यादा करते, जिनको ज्यादा जरूरत है उनसे ज्यादा करते, लेकिन आपको मुद्दे के तौर पर पूरे बिहार के मुद्दों को उठाकर बैठना चाहिए था टीवी डिबेट में। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मुद्दे तो उनके थे ही नहीं, साथ ही साथ उनका जो प्रेजेंटेशन था टीवी के ऊपर में, वो प्रेजेंटेशन एक मतलब बोलते हैं ना कि एक सभ्य समाज के हिसाब से वो प्रेजेंटेशन हो ही नहीं पा रहा था। उनका प्रेजेंटेशन क्या था? लड़ाई करना। उनका प्रेजेंटेशन क्या था? सिर्फ टीआरपी के लिए, यानी आप मीडिया वाले के टीआरपी के लिए अपने छवि को खराब करने पे लग गए थे। तो ये एक तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा मुझे दिखा। और चौथा अगर मैं मुद्दे की बात करूं हार के, महागठबंधन के सदस्य जितने भी दल थे उनका आपसी तालमेल उनके बीच में नहीं होने के कारण जो इनके कैंडिडेट की लिस्टिंग में, कैंडिडेट के चुनाव में जो टाइम लगा, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा था। और पांचवा जो सबसे अहम मुद्दा जो निकल के आया, जो इनको इनके वोट बैंक में थोड़ा सा सेंध लगाते हुए दिखाया गया, वो पांचवा मुद्दा जो था वीआईपी के मुकेश सहनी का डेप्यूटी सीएम के पद पर मतलब उनका
नाम को ऐलान करना, जिससे क्या होगा कि मुस्लिम समाज के बीच में, मुस्लिम वोटर के बीच में एक संतोष की भावनाएं आ गई कि जब मुकेश सहनी जिनकी वोटर कैपेसिटी कम है उसको अगर डिप्टी सीएम बनाया गया है तो फिर मुसलमानों का चेहरा क्यों नहीं होना चाहिए। तो यहां इनको ये इलेक्शन से पहले नहीं करना चाहिए था। सिर्फ अगर सीएम का चेहरा अगर तेजस्वी यादव को अगर नाम आपने चयन कर लिया वहीं तक रखना चाहिए था। ये एक सबसे बड़ा मास्टर गलती माना जा सकता है, जिससे कि मुसलमान थोड़े से छिटक के ओवैसी की तरफ चले गए हैं। अगर एक नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो जंगल राज और राहुल गांधी की जो छवि है इसको बीजेपी या एनडीए वालों ने बहुत अच्छे से बुनाया था। तो ये अहम कारण है जिसके कारण महागठबंधन के लोगों को नुकसान हुआ, और ये मेरे पर्सनल आंकलन है जिसके कारण महागठबंधन को नुकसान हुआ। अब आ जाते हैं एनडीए की जीत के कारण। एनडीए की जीत में जो सबसे ज्यादा कारण है वो सिर्फ और सिर्फ एक नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की साफ छवि, शराबबंदी और जीविका दीदी के ऊपर में किया गया जो कार्य है, यानी छोटे छोटे कार्यों के आधार पर नीतीश कुमार की जो छवि पिछले 20 सालों में बनी हुई है ना, यही छवि नीतीश कुमार को अपने आखिरी इलेक्शन, जैसा कि माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये एक आखिरी इलेक्शन है, उनको विदाई के तौर पर उनकी छवि के आधार पर उनको प्रेजेंट जो किया गया, उनको जो वोट मिला है ना, वो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार की छवि का है। अब अगर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दूसरा पॉइंट आता है 10,000 रुपया। जो 10,000 रुपये का इलेक्शन से ठीक पहले 10,000 रुपये का ऐलान करना कि जो औरतों को देना है, बिहार की जो 1 करोड़ के आसपास में औरतें हैं उनको जो 10,000 रुपया देना है, 2 लाख रुपए तक देना है, जिसके पहली किस्त 10,000 रुपए थी, इसको और साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन को डबल कर देना, 1100 के आसपास में कर देना, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जो कि आज के टाइम में सभी लोग रबड़ी बांट ही रहे हैं। हर स्टेट में हर चुनाव में एक रबड़ी का काम अब करने लगा है, और ये एक प्रथा बन गई है कि अब हमें रबड़ी बांटना ही बांटना है, जैसा कि पीएम मोदी जी भी ने भी कहा था। अब ये 10,000 रुपए के चक्कर में जितनी महिलाएं थी, अगर आप देखें तो पहला किस्त जो गया वो गया 26 लाख महिलाओं को। तो आप देखिए इसका फायदा कैसे हुआ इनको। 10,000 रुपए इन्होंने ट्रांसफर किया, 26 लाख महिलाओं को मिला। 26 लाख महिलाओं ने बाकियों को बोला कि अरे मुझे तो आ गया, तुम्हें आया क्या? तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तो नहीं आया। अच्छा टेंशन मत लो, मैंने फॉर्म भरा था, इस लॉट में मेरा आया, अगले लॉट में तुम्हारा आ जाएगा, और उसके जब नीतीश की सरकार बन जाएगी तो हमें सारा पैसा मिल जाएगा। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक वोट को अपनी तरफ खींचने का एक रणनीति जो नीतीश कुमार जी ने या उनकी पार्टी ने बनाया था वो सक्सेस हो गया। साथ ही साथ हर शुक्रवार को, यानी इलेक्शन के बाद भी हर शुक्रवार को जो पैसे ट्रांसफर हो रहे थे, ये उन लोगों के कॉन्फिडेंस को और बढ़ा रहा था कि नहीं जी पैसे तो आएंगे। तो ये एक सबसे अहम योगदान माना गया है। तीसरा है शराबबंदी का। शराबबंदी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार जी का कि कोई भी महिलाएं, बिहार की महिलाएं या कोई भी महिलाएं अपने घर के अपने पति और बेटे या दामाद को शराब पीते हुए नहीं देख सकती है। अब इस शराबबंदी के कारण, ठीक है मानते हैं कि बिहार के अंदर में शराब बिक रहा है, लेकिन शराब पीकर कोई हुड़दंग तो नहीं कर रहा है, कोई किसी लड़की को छेड़ तो नहीं रहा है। डर तो है शासन का कि अगर ना पकड़े गए तो फिर ना हमें अंदर बंद कर दिया जाएगा, फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा, जो भी एक कानूनी कार्रवाई हो वो करनी पड़ेगी। तो इसके डर के कारण क्या है कि वो लोग ना शराब पीने के बाद अपने आप को शांत रख रहे हैं, जाके हुड़दंग ज्यादा नहीं कर रहे हैं। और इसमें नीतीश कुमार की गलती नहीं मान रहे हैं लोग। क्या मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तो अपना काम कर लिया, पीने वाले की गलती है कि इतनी महंगी शराब भी पी के ब्लैक से खरीद के पी रहे हैं। तो वो अपने बेटे और पति को ही दोषारोपण कर रही है वो महिलाएं, नीतीश कुमार को दोषारोपण नहीं कर रही है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। साथ ही साथ जो पीके ने कह दिया था, जो जन सुराज वाले हैं प्रशांत किशोर जी ने, उन्होंने बोला था कि शराबबंदी हम वापस ले लेंगे। ये एक ना और नैरेटिव उल्टा कर दिया और नीतीश कुमार के शराबबंदी को सही साबित कर दिया कि ये अगर दूसरा पार्टी अगर आ जाता है तो शराबबंदी को वापस बैकफुट पे ले लेंगे, जिसके कारण सभी लोग शराब में डूब जाएंगे। तो ये एक कारण भी माना जा सकता है। अब दूसरा नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट बताऊं तो जो अदर स्टेट के जो लेबर, जो बिहारी लेबर का मोबिलाइजेशन जो बीजेपी के द्वारा बिहार में करवाया गया इलेक्शन के टाइम में, वोट के टाइम में, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है, जिससे कि एनडीए की सरकार को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इन्हीं सब के कारण जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ये जीत के सबसे अहम मुद्दे हैं जिसके कारण एनडीए ने जीत हासिल किया है। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर में कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर में जिस प्रकार से सवाल खड़े किए गए हैं, क्या वो सवाल सही है या गलत है। अगर मैं आपको बताऊं इलेक्शन कमीशन के ऊपर में जो सबसे पहला सवाल उठ के आ रहा है एसआईआर का, तो एसआईआर को जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये मान्यता दे दी है, अपने ऑर्डर में ये बता दिया है कि आप आधार कार्ड को भी
आधार कार्ड को भी आप एक आइडेंटिटी प्रूफ मान के चले और उससे वोटर आईडी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद एसआईआर का मुद्दा ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तो यहां पर चुनाव आयोग की जो स्थिति है वहां पर क्लियर हो जा रही है। लेकिन अगर अगला पॉइंट अगर मैं बताऊं तो जो 10,000 रुपए का जो स्कीम था, वो 10,000 का स्कीम इनको इलेक्शन से इतने दिन पहले लागू करना, ये कंप्लीटली अगर देखा जाए तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 14 दोनों का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही साथ मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जो चुनावी आचार संहिता है, उसका कंप्लीट उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए चुनाव के डेट घोषित होने के बाद आचार संहिता यानी एमसीसी लागू होने के बाद भी हर फ्राइडे को महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। तो इस पर चुनाव आयोग ने एक्शन क्यों नहीं लिया? दूसरा, अगर आप देखें, चाहे आप वृद्धा पेंशन की भी बात करें, ये भी इसमें इंक्लूड है कि चुनाव से पहले रबड़ी जो गिफ्ट पैक के तौर पर जो दिया जा रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये मोबिलाइज करता है, चुनाव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जबकि ये निष्पक्षता से पूरा कोसों दूर है, निष्पक्ष नहीं हुआ इस प्रकार से। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से अन्य राज्यों से मोबिलाइज्ड किया गया है बिहारी मजदूरों को, दिल्ली से, सूरत से, गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, हर जगह से जो बिहारी मजदूरों को ट्रेन में भर भर के भेजा गया है बीजेपी वालों के द्वारा, ये अपने आप में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 324 दोनों का कंप्लीट उल्लंघन है। हालांकि एमसीसी के उल्लंघन के बावजूद भी चुनाव अगर लागू हो गया, उसके बावजूद भी इस तरह से भेजे जा रहे थे, चुनाव आयोग ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। यह चुनाव आयोग के ऊपर में जरूर सवाल उठाता है। और जो तीसरा पॉइंट उठ रहा है कि इलेक्शन के डेट डिसाइड होने से पहले चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा दिया हुआ था कि टोटल जो वोटर हैं वो 7,42,00,000 है, जबकि चुनाव जिस दिन 11 तारीख को खत्म हुआ, 11 तारीख को खत्म होने के बाद जो लिस्ट निकल के आया है चुनाव आयोग के द्वारा, वो निकल के आया है 7,45,00,000। आप समझ सकते हैं कि इस आंकड़ों में भी जो डिफरेंसेस है, ये चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट है, इसके आधार पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल तो जरूर उठते हैं और इसका जवाब चुनाव आयोग को जरूर देना चाहिए और ये वापस रिपीट ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब इसमें एक पॉइंट अगर मैं आपको ऐड कर दूं कि जिस प्रकार से एक सुनने में आ रहा है कि आरजेडी के सभी विधायक इसमें इस्तीफा दे सकते हैं, तो देखिए इसमें अगर कानूनी तौर पर अगर मैं बताऊं तो इस्तीफा देने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि जो एनडीए है वो और मजबूत हो जाएगा, वो वापस इलेक्शन नहीं हो सकता है। कानून में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, कहीं भी जाइए, आप इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। बल्कि आपको तो ये करना चाहिए कि आप सदन में बैठ के और सरकार को एक रास्ता दिखाइए एक विपक्ष के तौर पर। मैं अपने आंकलन को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।